तो दोस्तों, अब हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स के जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के पार्ट चालू करते हैं। ये पूरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो दो चीजों के ऊपर बेस्ड होता है। एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा जो है वो है हमारा बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहां पर ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी दैट इज ओनली वैलिड फॉर द स्टेडी फ्लो, यानी वेलोसिटीज हमारा कोई टाइम डिपेंडेंसी नहीं रखता है। सपोज करो ये एक पाइप या फिर पार्ट ऑफ पाइप है, इट डजंट मैटर, इट मे बी अ पाइप इटसेल्फ और इट मे बी अ पार्ट ऑफ पाइप। ठीक है, यहां का जो ये वाले मुंह का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है कैपिटल ए और यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है स्मॉल ए। फ्लूइड यहां से अंदर एंटर कर रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ v1 और यहां से बाहर निकल रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ v2। जो हमारा फ्लूइड का डेंसिटी है यहां पर है ρ1 और यहां पर जो फ्लूइड का डेंसिटी है वो है ρ2। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है? द मास रेट ऑफ इनफ्लो, द मास रेट ऑफ इनफ्लो, जिस रेट से मास हमारा अंदर एंटर कर रहा है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द मास रेट ऑफ आउटफ्लो, यानी उसी रेट से हमारा मास जो है वो बाहर जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी पाइप या पाइप के हिस्से में जो कंजर्वेशन ऑफ मास है ऑफ द पाइप फ्लूइड वो हमारा कंजर्व्ड होगा। मतलब जिस मास रेट से, मान लो यहां पर dt टाइम पर a का dx1 जितना जो टुकड़ा है वो अंदर एंटर करता है, यह है हमारा dx1 टुकड़ा, और वो एंटर करने के कारण जो हमारा करस्पॉन्डिंगली यहां पर dx2 का टुकड़ा है वो हमारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सो जो वॉल्यूम अंदर एंटर कर रहा है dVE, वो मैं क्या लिख सकता हूं? a इंटू dx1। तो जो मास अंदर एंटर किया इन टाइम dt दैट विल बी इक्वल्स टू ρ1 a dx1। यह है हमारा dm एंटर्ड। तो रेट ऑफ मास इनफ्लो मैं क्या लिख सकता हूं? दिमाग लगाओ, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू dme बाई dt and that can be written as ρ1 a dx1 by dt। क्योंकि फ्लो हमारा स्टेबल है यानी dx1 by dt का कोई टाइम डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसको मैं ऑब्वियसली लिख सकता हूं ρ1 a v1। अच्छा, सिमिलरली जिस रेट से मास हमारा बाहर जाएगा dvo क्या होगा? यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है, तो dmo कितना होगा? ρ2 स्मॉल ए dx2 ये होगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा रेट ऑफ मास आउटफ्लो होगा वो हमारे पास क्या आएगा? dmo बाई dt दैट विल बी इक्वल्स टू ρ2 a dx2 बाई dt दैट विल बी ρ2 a v2। ठीक है, तो सिंपली मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिस रेट से मास अंदर आ रहा है
उसी रेट से हमारा मास बाहर जाना जरूरी है। मतलब मैं लिख सकता हूं ρ1a v1 equals to ρ2a v2. This is valid for all steady flow irrespective of the fact जो वो रोटेशनल है या इरोटेशनल है, विस्कस है या नॉन विस्कस है, बस स्टेडी होना जरूरी है। सो ρ1a v1 equals to ρ2a v2। अच्छा, अब इसका हम लोग अगर स्पेशल केस के बारे में समझे, जो हमारा बेसिकली वर्किंग फॉर्मूला देने वाले हैं, वो है द इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। स्पेशल केस जो होगा दैट विल बी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। अच्छा, फ्लूइड अगर इनकॉम्प्रेसिबल है तो उसका सिंपल इंप्लीकेशन क्या है? वी नो दैट फ्लूइड अगर इनकॉम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी रो जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, राइट? और डेंसिटी रो अगर कांस्टेंट है तो ρ1 इज इक्वल्स टू ρ2, हाँ कि ना? तो सिंपली मैं लिख सकता हूं जो मेरा नया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगी वो क्या होगी ना? ρ1 ρ2 इज कट, तो कैपिटल A v1 must be equals to small a into v2, यानी a1 v1 equals to a2 v2। मैं ये चीज जो है वो लिख सकता हूं। तो फॉर स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो क्या लिख सकते हैं हम? देखो, डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो हम सिंपली लिख सकते हैं जो वॉल्यूम रेट ऑफ इनफ्लो। ध्यान देना, जनरल जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो हमारा वॉल्यूम के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, वो बोलता है मास के बारे में। स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो में द वॉल्यूम रेट ऑफ इनफ्लो विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम रेट ऑफ आउटफ्लो। ओके, समझ में आया? अच्छा, अब यहां पर एक चीज ध्यान दो। मान लो हमारे पास कोई एक पाइप इस तरीके से है, ये वाले पाइप का इस तरफ का मुंह का एरिया है A और इस तरफ का जो मुंह का एरिया है वो है स्मॉल a। ये कोई एक ग्रेविटी फ्री स्पेस पे पड़ा हुआ है, दोनों तरफ का प्रेशर जो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको इक्वल मान लो, और यहां से वेलोसिटी v0 से हमारा फ्लूइड पार्टिकल जो है वो एंटर कर रहा है। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कांस्टेंट मान लेना, दैट इज इक्वल्स टू रो। तो फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पाइप, force acting on the pipe due to the fluid। ओके दोस्तों, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, पानी जो है वो अंदर एंटर कर रहा है VO से, तो यहां से जो बाहर निकलेगा वो डेफिनेटली मान लो कुछ V1 से बाहर निकलेगा। सो कैपिटल A into V0 must be equals to small a into V1 according to the equation of continuity। तो V1 जो होगा that will be equals to कैपिटल A V0 by small a। ये हमारे पास V1 का वैल्यू आ जाएगा।
अच्छा, ना यहां से पानी जो है वो हमारा बाहर निकल जा रहा है, तो ये वाला पानी बाहर निकलने के दौरान ऑब्वियस सी बात है इसके पीछे की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करेगा F1, और ये वाला पानी जो अंदर एंटर कर रहा है ऑब्वियस सी बात है ये इसके ऊपर एक इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा F2। ठीक है, ये अंदर आ रहा है तो ये वाला पाइप को धक्का मारेगा लाइक दिस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये जब बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से बाहर निकलेगा थ्रस्ट फोर्स। दिस इज लाइक अ रॉकेट मोशन। अच्छा, F1 में क्या लिख सकता हूं? dp1/dt यहां पर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू dm1 that is rho small a dx1 into v1 by dt। तो मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा? रो स्मॉल ए इंटू v1 स्क्वायर, एंड रो स्मॉल ए इंटू v1 स्क्वायर, v1 का वैल्यू पुट कर दो, दैट विल बी इक्वल्स टू रो कैपिटल ए स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए। सिमिलरली यहां पर F2 जो होगा वो हमारा अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा dp2 by dt, that will be simply equals to rho capital A into v0 स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। अगर स्मॉल ए हमारा छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है F1 हमारा बड़ा है एज कंपेयर टू F2, तो नेट फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स हमारे पास कितना लगेगा? दैट विल बी इक्वल्स टू F1 माइनस F2, दैट विल बी इक्वल्स टू रो इंटू v0 स्क्वायर बाई स्मॉल ए, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं दैट विल बी a स्क्वायर माइनस कैपिटल ए स्मॉल ए। सो हमारे पास आ जाएगा जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रो v0 स्क्वायर इंटू कैपिटल ए बाई स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और ये वाला फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी बैकवर्ड, यानी जिस तरफ हमारा ज्यादा वेलोसिटी से फ्लूइड पार्टिकल बाहर निकल रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे हमारा हमेशा फोर्स जो है वो हमारा लगने वाला है। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गई है, राइट? अच्छा, ऑब्वियसली बात है इफ कैपिटल A is equals to small a, then that implies the net force is equals to 0। अच्छा, बाय द वे एक बात इंपॉर्टेंट समझो, ये केवल तभी है अगर ये नॉर्मल पाइप है तब, लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें ये इस प्रकार का है, कैपिटल ए और स्मॉल ए इक्वल तो है, यानी एक यूनिफॉर्म पाइप है, ठीक है, और यहां पर मान लो पानी हमारा अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ v0। ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, जो डेंसिटी है रो है, यहां का भी एरिया अगर A होगा तो यहां पर हमारा v0 लगने वाला है। तो ये वाला पानी जो अंदर एंटर कर रहा है उस कारण पे यहां पे हमारे पास एक फोर्स लगेगा F1 लाइक दिस, और यहां पर पानी यहां से बाहर निकल रहा है तो हमारे पास लगेगा F2, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है, और ये जो थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू वाटर है वो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है, वो कितना होता है? थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू फ्लूइड इज इक्वल्स टू रो ए इंटू v0 स्क्वायर, हाँ कि ना? तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर एक इस तरफ लगेगा, एक इस तरफ लगेगा,
इसका मैग्नीट्यूड भी है रो ए वी नॉट स्क्वायर, इसका भी मैग्नीट्यूड है रो ए वी नॉट स्क्वायर। एंड नाउ जो हमारा नेट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है। सो एफ नेट जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू √2 रो ए वी नॉट स्क्वायर। तो दोस्तों एक बात ध्यान देना इंपॉर्टेंट, यहां पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, यहां पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जो कि हमारा नेट फोर्स 0 हो ही हो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होने पर। वो तो तभी होगा अगर नॉर्मल पाइप पड़ा हुआ है तब, लेकिन अगर मान लो कोई एंगल पे है, यहां पर मैंने स्पेशल केस ले लिया 90 डिग्री, ठीक है। कोई भी अगर और एंगल पे होगा तो डेफिनेटली हमारा फोर्स 0 नहीं होगा। इसको ऐसे भी फोर्स का डायरेक्शन को विजुलाइज कर सकते थे, पानी यहां पर टकराएगा तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, यहां पर पानी जो है वो हमारा टकराएगा तो यहां पे दीवार के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा पानी, और उसके बाद पानी का मोमेंटम ऐसे हुआ है तो दीवार पानी के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा पानी है वो दीवार पे डेफिनेटली न्यूटन्स थर्ड लॉ से डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स जो है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मान लो दो एंगल में हो तो इन दैट केस हमें उन दोनों फोर्स को वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो चीज हमें समझ में आ चुकी है। ओके, नाउ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। हमारे पास एक टैप है, ठीक है, लग नहीं रहा है पर ये टैप है, ठीक है ना। ये टैप का मुंह का रेडियस है R0 और यहां से पानी निकल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ V0, ठीक है। ये जो है G इस डायरेक्शन में है। अच्छा, नॉन विस्कस है, यानी हर फ्लूइड पार्टिकल अपना इंडिपेंडेंट मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम देखे होंगे जैसे जैसे नीचे पानी आती है वैसे वैसे उसका मुंह का रेडियस जो है वो पतली होती रहती है। तो यहां से एट अ हाइट ऑफ h अगर इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका रेडियस है r, देन फाइंड r, ठीक है। तो यहां पर जो फ्लूइड पार्टिकल यहां पर था वो फ्लूइड पार्टिकल को यहां पर लेकर आओ, क्योंकि फ्लो को हम स्टेडी एज्यूम कर रहे हैं। तो जो हमारा वेलोसिटी इस पार्टिकल का यहां पर आने पे होगा वही हर इंस्टेंट का वेलोसिटी रहने वाली है, ठीक है। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, दिस इज अ इंडिपेंडेंट मोशन अंडर ग्रेविटी होगी, इट विल बी एन इंडिपेंडेंट मोशन अंडर ग्रेविटी। सो अगर मैं यहां पर और यहां पर काइनेमैटिक इक्वेशन लगाऊं तो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। तो v हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। और अब यहां पर और यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओ, क्योंकि यहां पर एक हाइपोथेटिकल पाइप ले लो, यहां पर एक हाइपोथेटिकल पाइप ले लो। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज पाई r0 स्क्वायर इंटू v0, that must be equals to pi r square into v. Now मेरे पास पाई पाई कैंसल्ड, तो r स्क्वायर जो होगा that will be equals r स्क्वायर जो होगा that will be equals to r0 स्क्वायर v0 by v। v का जो वैल्यू है that is अंडर रूट
वी नॉट स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, तो मेरे पास R का जो वैल्यू आ गई है, यहां से R आ जाएगा सिंपली R0 इंटू अंडर रूट वी नॉट बाई अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस 2GH। ये मेरे पास रेडियस आएगा एट अ जनरल हाइट ऑफ H। अ सिंपल, वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो, जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमारे पास दो स्ट्रीम आके मिल रहा है लाइक दिस। ठीक है, और दोनों स्ट्रीम मिलके एक तीसरा स्ट्रीम बन के निकल रहा है। यहां का जो हमारा थिकनेस है दैट इज D1, यहां का जो थिकनेस है वो है D2, और यहां का जो थिकनेस है दैट इज D3। डेंसिटी हर जगह पे सेम मान लेना है। पानी यहां पर अंदर एंटर कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ V1, और यहां पे जो है वेलोसिटी वो है V2, और यहां से जो निकल रहा है वो है V3। डेप्थ सेम एट ऑल पॉइंट्स। मान लो ये वो है H। तो सवाल है फाइंड V3 इन टर्म्स ऑफ बाकी सारे क्वांटिटीज। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां पर हम दो जगह से मास रेट का इनफ्लो हो रहा है, तो नेट मास रेट ऑफ इनफ्लो मस्ट बी इक्वल्स टू द नेट मास रो ऑफ आउटफ्लो। तो जो हमारा इनकमिंग डेंसिटी कांस्टेंट है, तो मैं वॉल्यूम भी बोल सकता हूं। इनकमिंग वॉल्यूम रेट ऑफ इनफ्लो जो होगा वो कितना आएगा? V1 D1H प्लस V2 D2H। H is a thickness, rectangular cross sectional area होगा D1 into H, that will be the D1 into H is the cross sectional area पहले वाले का, और दूसरे वाले का जो होगा वो सिमिलरली आएगा D2 into H। सिमिलरली आउटगोइंग वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो वो कितना आ जाएगा? V3 D3 इंटू H। और अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो सिंपली मेरे पास ये आ जाएगा, V3 विल बी इक्वल्स टू V1 D1 प्लस V2 D2 that divided by D3. That will give me the velocity at which the water will come out of the combined stream. तो दोस्तों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो बेसिक एप्लीकेशंस है केवल इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के, वो हमें यहां पर समझ में आ गया है। ऐसे इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ज्यादा काम का है नहीं। इसके साथ जब हम बर्नौलीज को कंबाइन करेंगे तब हमें असली में मजा आएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ओके दोस्तों, तो आफ्टर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, दैट इज द बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम जो है वो हम लोग करेंगे बहुत ही स्पेसिफिक केस के लिए। यहां पर मोशन जो है वो स्टेडी, लैमिनार, इरोटेशनल, इनकॉम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस सारे होना चाहिए, अदरवाइज ये वाला बर्नौलीज हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या है, यहां पर मेरे पास एक पाइप या फिर पार्ट ऑफ पाइप है। ठीक है, यहां पर उस पाइप का ये वाले एरिया का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दिया हुआ नहीं है, यहां पर भी दिया हुआ नहीं है। यहां पर एक रेफरेंस लेवल दिया हुआ है, ये वाला पाइप का जो सेंटर है वो इस रेफरेंस लेवल से H1 हाइट पर है, और यहां पर जो हमारा है वो रेफरेंस लेवल से H2 हाइट पर है। ए पॉइंट का जो हमारा प्रेशर है वो है P1, और बी पॉइंट का जो प्रेशर है दैट इज P2। इट मे बी एक्सटर्नल, इट मे बी इंटरनल, आई डोंट नो। अगर तुम पूरा पाइप ले रहे हो तो ये दोनों प्रेशर एक्सटर्नल है, और अगर हम
वहां पर पार्ट ऑफ पाइप ले रहे हैं तो वो इंटरनल प्रेशर्स है, दैट डजंट मैटर। ए पॉइंट पे अंदर आने का वेलोसिटी v1 है और बी से जो निकल रहा है उसका वेलोसिटी है v2। तो ये जो सारे के सारे क्वांटिटीज है इनके बीच में रिलेशन निकालना ही हमारा काम है। तो एक सिंपल काम करते हैं, सुनो। यहां पर जो कोई टाइम dt पर मान लो जो लेफ्ट वाला पाइप है, ये लेफ्ट वाले पाइप से ए का dx1 का टुकड़ा अंदर आता है और यहां से जो बाहर निकलता है वो मान लो dx2 लेंथ का बाहर निकल जाता है। ठीक है। सो मास ऑफ इनकमिंग फ्लूइड कितना होगा? मास ऑफ इनकमिंग फ्लूइड कितना होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू रो कैपिटल A dx1। कैपिटल A यहां का एरिया है, मैंने मान लिया। ठीक है। सो इसको अगर मैं dm1 बोलता हूं, ये जो dm1 है इसका पोटेंशियल एनर्जी du1 कितना होगा? dm1 g h1। ठीक है। नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं देखूं, अच्छा dm1 को मैं लिख सकता हूं रो dv। यहां पे वॉल्यूम जो है a dx1 को मैं dv लिख सकता हूं और सिमिलरली स्मॉल a dx2 को मैं dv लिख सकता हूं। तो कितना आएगा? रो g h1 इंटू dv। और इसका जो काइनेटिक एनर्जी है dk1 दैट इज इक्वल्स टू dm1 इंटू v1 स्क्वायर बाई 2 दैट इज हाफ रो v1 स्क्वायर इंटू dv। तो जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, कितना आ जाएगा? रो g h1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इंटू dv। दिस इज dE1। अच्छा, मास ऑफ आउटगोइंग फ्लूइड कितना आ जाएगा? That will be equals to rho small a dx2, but वॉल्यूम हमारा इक्वल होना चाहिए। That will be equals to rho dv, इसको बोल दो rho dm2। तो सिमिलर लॉजिक से इसका जो एनर्जी होगी dE2 वो कितना होगा? रो जी h2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर इंटू dv। सो टोटल चेंज इन एनर्जी उसको मैं क्या लिख सकता हूं? dE वो कितना आ जाएगा? dE2 माइनस dE1। और इसको अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रो जी h2 माइनस h1 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू dv। टोटल चेंज इन एनर्जी dE इज इक्वल टू dE2 माइनस dE1। तो ये हो जाएगा मेरा टोटल चेंज इन एनर्जी। ठीक है। नाउ
अब हम लोग वर्क डन निकालते हैं। अच्छा, प्रेशर P1 जो इस तरफ एक फोर्स लगाएगा दैट विल बी F1, और प्रेशर P2 इस तरफ जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी F2। अच्छा, F1 का वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, P1A, और F2 का वैल्यू में लिख सकता हूं P2 इंटू स्मॉल ए। अच्छा, ये वाला P1 जो है वो dx1 से धक्का मार के अंदर डाला है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है dx1, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो हम साफ साफ देख सकते हैं 0 डिग्री है। एंड यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx2 है, बट उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो हमारा 180 है। तो ये वाला F1 का जो वर्क डन होगा that will be P1A dx1, that is P1 dV, और F2 का जो वर्क डन होगा dW2, that will be equals to P2A dx2, that will be equals to P2 dV। ये है सॉरी, मैं बोल के वापस गलत लिखा, सॉरी, एंगल 180 है, सॉरी। सो जो नेट वर्क डन होगा dW, दैट विल बी P1 माइनस P2 इंटू dV। तो दिस इज द चेंज इन एनर्जी, दिस इज द वर्क डन। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं, जो हमारा dW है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू dE। सो dV काट के खुश हो जाओ, तो हमारे पास जो आएगा रो GH2 माइनस H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर विल बी P1 माइनस P2। यानी व्हाट वी गेट इज P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। सो according to Bernoulli's theorem, हम क्या लिख सकते हैं, at any point in a streamline, at any point in a streamline, we can simply say P plus rho GH plus half rho V square equals to constant। अच्छा, यहां पे कुछ नाम है। रो GH इज कॉल्ड द प्रेशर हेड, हाफ रो V स्क्वायर इज कॉल्ड द काइनेटिक हेड, एंड P इज कॉल्ड द sorry, रो GH is called the potential head,
एंड दिस इज कॉल्ड द प्रेशर हेड। अच्छा, हेड का मतलब क्या होता है? काइनेटिक हेड इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल हेड इज द potential energy per unit volume, and pressure head is the work done by the pressure per unit volume. So कोई भी पॉइंट पे इन अ स्ट्रीमलाइन प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड और काइनेटिक हेड जो है वो हमारे इक्वल होंगे। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फंडा है, समझो। बर्नौलीज थ्योरम एक्चुअली हम जो लगा सकते हैं वहां पर दोनों पॉइंट का प्रेशर, दोनों पॉइंट जो है वो हमारा सिंगल स्ट्रीमलाइन पर होना चाहिए एक्चुअल में। बट फॉर लैमिनार फ्लो हम लोग दो डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस पे एक्चुअल में अप्लाई कर सकते हैं बर्नौली को। एक्चुअल में रॉन्ग है, बट लगाने पर हम लगा सकते हैं। सो दोस्तों, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा है बर्नौलीज थ्योरम, हम दोनों के दोनों को यहां पर सॉल्व और स्टेट कर चुके हैं विथ प्रूफ। जित फ्लूइड डायनामिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीटली इन्हीं दोनों इक्वेशन पे आधारित है। तो अब हम लोग बर्नौली में एक एक करके देखेंगे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इन केवल और केवल इन दोनों इक्वेशन के सहारे। Let's start question solving.